डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने दो प्रमुख ट्रिब्यूनल्स न्यायाधिकरण में 31 नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत की ओर से बार बार ट्रिब्यूनल्स के खाली पदों की तरफ ध्यान दिलाने की नौबत पैदा होना वाकई चिंताजनक है। कार्यपालिका के कामकाज को लेकर न्यायपालिका की तीखी टिप्पणियां पहले भी कई बार सुनाई दी हैं। विराम। इस बार मामला सीधे तौर पर अदालतों से जुड़ा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कड़े शब्दों में कहना पड़ा लगता है कि इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आप नियुक्तियां नहीं कर न्यायाधिकरणों को कमजोर कर रहे हैं। न्यायाधिकरणों कामकाज से जुड़े कानून ट्रिब्यूनल लो को संसद में सार्थक बहस के बगैर पारित किए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि महत्वपूर्ण कामकाज को वह प्राथमिकता के आधार पर निपटाए। विडंबना है कि ऐसा नहीं होता। पानी जब सिर के ऊपर से गुजरने लगता है तभी वह सक्रिय होती है। अदालतों में बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई थी। इनमें नियुक्तियों में विलंब के कारण कंपनी कानूनों और आयकर से जुड़े मामले भी अदालत पहुंच रहे थे। कानून के तमाम प्रावधानों का पालन करते हुए नाम भेजे जाने के बावजूद नियुक्तियां न करने का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण भी पेश नहीं किया जा रहा था। अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर काम करने वाले सभी ट्रिब्यूनल्स पीठासीन अधिकारियों व स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय कंपनी लो न्यायाधिकरण NCLT व आयकर अपीलेट न्यायाधिकरण ITAT में ही नियुक्तियां मंजूरी दी गई हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील न्यायाधिकरण समेत बाकी न्यायाधिकरणों के खाली पद भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने की उम्मीद की जानी चाहिए। न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों में विलंब होने का कारण कार्यपालिका पर कामकाज का बोझ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग NTC का विचार दिया था। न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता से समझौता किए बगैर उनके मामलों की देखरेख के लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। न्यायाधिकरण में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के संचालन और विकास की जिम्मेदारी इसे सौंपी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय में देरी और बैकलॉग जैसी समस्याएं न्यायिक प्रणाली को पंगु बना देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग NTC का विचार दिया था। न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता से समझौता किए बगैर उनके मामलों की देखरेख के लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। न्यायाधिकरण में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया के संचालन और
विकास की जिम्मेदारी इसे सौंपी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय में देरी और बैकलॉग जैसी समस्याएं न्यायिक प्रणाली को पंगु बना देती हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प दोनों मुल्कों की चिंताएं बताता है। इसलिए भविष्य में सामरिक रिश्तों को बढ़ावा दोनों ही देशों के हित में होगा। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच एक साथ वार्ता यानी 2+2 की बातचीत पहली बार हुई है। वैसे तो इस वार्ता के मुख्य बिंदु आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र रहे, लेकिन अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी दोनों देशों ने अपनी चिंता जताई। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे सिर्फ इन दोनों देशों को ही प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इनका सरोकार दूसरे देशों से भी है। इसलिए दोहरे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताओं का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले साल जब जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने बात की थी, तब ऐसी वार्ताओं के दौर शुरू करने पर सहमति बनी थी। यह 2+2 वार्ता उसी कड़ी में है। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड समूह के सदस्य हैं। समूह के बाकी 2 सदस्य अमेरिका और जापान हैं। इस महीने के अंत में अमेरिका में क्वाड समूह के नेताओं की बैठक भी होने वाली है। देखा जाए तो चीन क्वाड देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। अमेरिका के साथ लंबे समय से व्यापार युद्ध ने इस टकराव को बढ़ाया है। जापान के साथ द्वीपों पर कब्जे को लेकर चीन के विवाद चल ही रहे हैं। चीन ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर भारी शुल्क थोप दिए थे। उससे दोनों में तनाव पैदा हो गया है। जहां तक सवाल है भारत और चीन के रिश्तों का, तो ये किसी से छिपे नहीं है। चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर सीमा विवाद को और बढ़ाया ही है। फिर दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की विस्तारवादी नीतियों ने अमेरिका सहित कई देशों की नींद उड़ा दी है। यह खतरा भारत के लिए भी कम गंभीर नहीं है। इसलिए क्वाड समूह के सदस्य देशों की बैठकों में चिंता का बड़ा केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बना हुआ है। हाल में चीन ने दक्षिण चीन सागर मंत नए नौवहन नियम लागू कर दिए हैं। जाहिर है यह कई देशों को नागवार गुजरा होगा। भारत के लिए भी इससे मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए क्वाड समूह की प्राथमिकता अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप नौवहन संचालित सुनिश्चित करने की है, ताकि समुद्री जल क्षेत्रों पर सभी देशों का समान अधिकार बना रहे। समझा यह भी जाना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगियों के बिना अमेरिका के लिए चीन के बढ़ते कदमों को रोक पाना आसान नहीं है।
और इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान का मुद्दा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। वहाँ भी चीन केंद्रीय भूमिका में है। तालिबान के कब्जे के बाद ज़्यादातर देश आतंकवाद बढ़ने को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग बढ़ना वक्त की ज़रूरत मानी जा सकती है। भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षेत्र की कंपनियां यहां आकर निवेश करें। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रक्षा और सैन्य समझौते भी हुए हैं। यह मौका सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को मजबूत करने का ही नहीं है, बल्कि एशियाई क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने का भी है। तभी क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। समाप्त।